हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम करने वाले हैं वेव ऑप्टिक्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में लगातार आ रहे हैं। इसमें सबसे पहला टॉपिक है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑन द बेसिस ऑफ हाइजेंस प्रिंसिपल। हाइजेंस प्रिंसिपल के बेसिस पे हमें लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन और लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को प्रूव करना है। तो सबसे पहले करते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को। तो इसके लिए हमने एक प्लेन मिरर लिया है और ये इंसिडेंट प्लेन वेव फ्रंट है। ए बी क्या है? इंसिडेंट प्लेन वेव फ्रंट, PWF इंसिडेंट प्लेन वेव फ्रंट। अब अकॉर्डिंग टू हाइजेंस प्लेन वेव फ्रंट का हर एक पॉइंट एक न्यू सोर्स ऑफ लाइट होगा। तो एक सोर्स ऑफ लाइट हमने यहाँ पे ले लिया, एक सोर्स ऑफ लाइट हमने यहाँ पे ले लिया, और जो रे होता है वो प्लेन वेव फ्रंट के हमेशा कैसा होता है? वेव फ्रंट के हमेशा क्या होता है? परपेंडिकुलर। तो ये दो रे को हमने ले लिया जो वेव फ्रंट के क्या है? परपेंडिकुलर। अब क्या होगा, यहाँ पे हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे? हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। ये क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब लाइट क्या करेगा? यहाँ से टकराने के बाद यहाँ तक पहुँचेगा, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करके? CT डिस्टेंस ट्रेवल करके। तो CT लेंथ का आर्क लेकर, रेडियस लेकर एक आर्क ड्रॉ कर लेंगे। T टाइम में C स्पीड से कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा? CT। उसी टाइम पे T टाइम पे एक लाइट B से निकलेगा और यहाँ पे पहुँच जाएगा, और वो लाइट यहाँ पे पहुँच जाएगा। B को लिख देता हूँ, B डैश पहुँच जाएगा। कितना? वो भी डिस्टेंस कितना ट्रैवल करेगा? CT, क्योंकि टाइम T है और डिस्टेंस स्पीड दोनों का CC है। तो ये A वाला रे यहाँ पे पहुँचेगा, इसको A डैश लिख देता हूँ। B वाला रे यहाँ पे पहुँचा तो इसको B डैश लिख देता हूँ। अब ये इसको मिलाने के बाद जो वेव फ्रंट बनेगा वो बनेगा रिफ्लेक्टेड प्लेन वेव फ्रंट, और इस पर जो रे होगा वो क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। तो देखिए, सबसे पहले नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं। ये है, इसके नॉर्मल होगा, ये आ गया रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, है ना। ये रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है और ये रे है। अब ये एंगल क्या हो जाएगा? R। ये कितना हो जाएगा? 90 माइनस R। तो ये भी कितना हो जाएगा? R हो जाएगा। ये I है तो ये कितना हो जाएगा? 90 माइनस I। ये तो पूरा क्या हो जाएगा? एंगल I हो जाएगा। अब हमें लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन प्रूफ करना है, यानी एंगल, ये जो A डैश B डैश है ये क्या है? रिफ्लेक्टेड प्लेन वेव फ्रंट। AB क्या है? AB है इंसिडेंट प्लेन वेव फ्रंट, और A डैश B डैश क्या है? रिफ्लेक्टेड प्लेन वेव फ्रंट। ठीक है। अब यहाँ पर दो ट्रायंगल बन रहा है, एक राइट एंगल ट्रायंगल ये बन रहा है ABB डैश। तो इन ट्रायंगल ABB डैश, ABB डैश एंड ट्रायंगल A डैश B डैश, A डैश B डैश, ये दोनों ट्रायंगल क्या है? एक राइट एंगल ट्रायंगल है दोनों, A डैश B डैश। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में देखिए, दोनों का हाइपोटेनियस सेम है, दोनों का हाइपोटेनियस सेम है। क्या है वो? AB डैश इज इक्वल टू AB डैश, और दोनों का एक एक साइड इक्वल है। A डैश और B डैश, दोनों का कितना कितना है? CT, और एंगल कितना है? 90। एंगल 90 और ये एंगल 90। तो बाई कौन सा? ये एंगल कौन सा हो गया? एंगल ABB डैश इज इक्वल टू एंगल A डैश B डैश। ये दोनों का दोनों एंगल कितना है? राइट एंगल ट्रायंगल। तो कौन सा रूल हो गया? बाई RHS रूल। राइट एंगल ट्रायंगल हो, हाइपोटेनियस इक्वल हो और एक साइड इक्वल हो। तो देखिए, राइट एंगल ट्रायंगल है, हाइपोटेनियस इक्वल है और एक साइड इक्वल है। तो ये RHS रूल से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गया? कॉन्ग्रुएंट हो गया। बाय RHS रूल ट्रायंगल ABB डैश कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ये हो गया ABB डैश और A डैश B डैश। ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा, और ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट होगा तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जो होगा, एंगल I किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल R के। किस कॉन्सेप्ट से? CP/CT से। तो यही लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है कि एंगल I हमेशा किसके इक्वल होगा? एंगल R के। और दूसरा, इंसिडेंट प्लेन वेव फ्रंट, रिफ्लेक्टेड प्लेन वेव फ्रंट एंड नॉर्मल ऑल लाई इन सेम प्लेन। अब देखिए, नेक्स्ट डेरिवेशन है लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? स्नेल्स लॉ प्रूफ करना होगा। साइन I अपॉन में साइन R का रेशियो क्या होगा? कांस्टेंट। ये हमें शो करना होगा लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन प्रूफ करने के लिए। तो फिर से हमने एक इंसिडेंट प्लेन वेव फ्रंट ले लिया AB, और ये दो
एक इंटरफेस है जो दो मीडियम को सेपरेट कर रहा है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है और μ2 है। μ2 क्या है, ज़्यादा है, और μ1 क्या है, कम है, यानी ये रेयर है, ये डेंसर है। पहले मीडियम में लाइट की स्पीड v1 है, दूसरे मीडियम में लाइट की स्पीड क्या है, v2। अलग अलग मीडियम में लाइट की स्पीड क्या होगी, अलग अलग। अब क्या होगा देखिए, टी टाइम में एक लाइट दूसरे मीडियम में जाएगा, ये क्या होगा, एंगल आई। अब लाइट कहाँ जा रहा है, रेयर टू डेंसर, तो टुवर्ड्स नॉर्मल बेंट हो जाएगा, ये नॉर्मल की तरफ बेंट हो जाएगा। और कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा इन टी टाइम, डिस्टेंस ट्रैवल इन टी टाइम विद स्पीड, इस मीडियम में लाइट की स्पीड क्या होगी, v2, विद स्पीड v2। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू में टाइम, यानी कि v2 इंटू में t हो जाएगा। तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, v2 इंटू में t। और उतने ही टाइम में एक लाइट b से कहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ पहुँच जाएगा। ये हो जाएगा a से a डैश, और ये b से पहुँचेगा b डैश। ये भी कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, t टाइम में वेलोसिटी v से कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लेगा, v1 इंटू में t। ये b डैश हो गया, ये a डैश हो गया, इसे मिला देंगे तो ये क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्टेड प्लेन वेव फ्रंट। ये था इंसिडेंट प्लेन वेव फ्रंट, और ये क्या था, रिफ्रैक्टेड प्लेन वेव फ्रंट। ये इस तरह इंसिडेंट होगा, इस तरह से क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्ट हो जाएगा। ये एंगल आई है, तो ये एंगल क्या होगा, 90 माइनस आई, तो ये फिर से कितना हो जाएगा, एंगल आई हो जाएगा। ये एंगल क्या है, आर, और ये तो है आर्क में, इसके साथ टेंजेंट के साथ एंगल 90 बनाएगा, तो ये 90 डिग्री हो गया। ये आर है, ये 90 है, तो ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस आर, तो ये वाला एंगल फिर से कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा। अब हमें स्नेल्स लॉ प्रूफ करना है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें साइन आई निकालते हैं। तो साइन आई किसके इक्वल हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस। ये 90 डिग्री है, तो ये हाइपोटेन्यूस होगा, ये परपेंडिकुलर होगा। तो v1t अपॉन में हाइपोटेन्यूस क्या हो जाएगा, ए बी डैश। साइन आर क्या हो जाएगा, साइन आर, तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, v2t अपॉन में हाइपोटेन्यूस सेम है, ए बी डैश। तो साइन आई अपॉन में साइन आर किसके इक्वल हो जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो ए डैश ए बी डैश कट जाएगा, v1t अपॉन में v2t, t से t भी कट जाएगा। साइन आई अपॉन में साइन आर किसके इक्वल आ गया, v1 अपॉन में v2। लेकिन हमें तो कांस्टेंट के इक्वल प्रूफ करना है, तो इसको इक्वेशन 1 लिख देते हैं। और हम जानते हैं म्यू किसके इक्वल होता है, c अपॉन में v, तो v किसके इक्वल होगा, c अपॉन में म्यू। तो c क्या हो गया, v क्या हो गया, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू म्यू, यानी कि v1 अपॉन v2 किसके इक्वल हो जाएगा, μ2 अपॉन में μ1। तो यहाँ पुट कर देंगे इसको, तो साइन आई अपॉन में साइन आर किसके इक्वल हो जाएगा, μ2 अपॉन में μ1, जो कि हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ये प्रूफ हो गया लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑन द बेसिस ऑफ हाइजेंस प्रिंसिपल। देखिए अब नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या हो जाता है, रिजल्टेंट इंटेंसिटी इंक्रीज हो जाती है दो लाइट के सुपर इम्पोज होने के बाद, और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में दो लाइट के सुपर इम्पोज होने के बाद क्या होता है, रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या हो जाती है, घट जाती है। तब हम यही कंडीशन निकालना है कि कब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, कब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। तो हमने दो लाइट वेव ले लिया, एक फर्स्ट लाइट वेव का इक्वेशन है ए साइन ओमेगा टी, ए क्या है उस लाइट वेव का एम्पलीट्यूड, ये हो गया ए, और ये वाला क्या हो जाएगा बी, ये ए हो जाएगा और ये बी हो जाएगा। सेकेंड वेव ले लिया हमने y2 बी साइन ओमेगा टी। अब इनका सुपर पोजिशन होगा, सुपर इम्पोज करेंगे, ये इंटरफेयर करेंगे, तो रिजल्टेंट वेव क्या हो जाएगा, y1 प्लस में y2। तो y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, और इसके बीच का फेज डिफरेंस क्या ले लेते हैं, फाई। फाई क्या है, दोनों वेव के बीच का फेज डिफरेंस, तो ये हो जाएगा बी साइन ओमेगा टी प्लस में फाई। फाई क्या है, दोनों वेव के बीच का फेज डिफरेंस। अब यहाँ से क्या करेंगे, ए साइन ओमेगा टी प्लस में बी, इसको खोल देते हैं साइन ए प्लस बी के फॉर्मूले पे, तो ये हो जाएगा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू में साइन बी, ये आ गया हमारे पास। तो y इज इक्वल टू हो जाएगा ए साइन
ओमेगा टी प्लस में बी कॉस फाई इंटू में साइन ओमेगा टी और प्लस में बी साइन फाई इंटू में कॉस ओमेगा टी, ये हमारे पास आ जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, y इज इक्वल टू, इसमें से क्या कॉमन हो जाएगा, साइन ओमेगा टी कॉमन हो जाएगा, अंदर क्या बचेगा, a प्लस में b कॉस फाई, अब प्लस में क्या बचेगा यहाँ पे b साइन फाई इंटू में कॉस ओमेगा टी। अब हम क्या करेंगे, कुछ देर के लिए इसे लेट कर लेते हैं, a प्लस में b कॉस फाई को हम लेट कर लेते हैं r कॉस थीटा, और b साइन फाई को लेट कर लेते हैं, b साइन फाई को लेट कर लेते हैं r साइन थीटा। तो उसके बाद हमारा रिजल्ट क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी इंटू में r कॉस थीटा, अब प्लस में यहाँ पर लिख दिया हमने r साइन थीटा इंटू में कॉस ओमेगा टी। फिर यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है, r कॉमन हो जाएगा तो अंदर क्या बचेगा, साइन ओमेगा टी प्लस में साइन ओमेगा टी कॉस थीटा, अब प्लस में कॉस ओमेगा टी इंटू में साइन थीटा। ये रिजल्ट हमें मिलेगा और ये आइडेंटिटी बन रहा है, ये साइन a प्लस बी का फॉर्मूला बन रहा है। तो यहाँ पर से हमें y क्या मिल जाएगा, y इज इक्वल टू r, और ये बन गया साइन ओमेगा टी प्लस में थीटा। तो ये जो r है, ये r क्या हो गया, रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड। जैसे a क्या था, फर्स्ट वेव का एम्पलीट्यूड, b क्या था, सेकेंड वेव का एम्पलीट्यूड, उसी तरह से r क्या हो गया, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, यानी सुपर इम्पोज के बाद जो रिजल्टेंट वेव बनेगा उसका एम्पलीट्यूड। r इज एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव, जो रिजल्टेंट वेव बनेगा उसका एम्पलीट्यूड है। अब इसी r को हमें कैलकुलेट करना है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ r करेंगे। r कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड कैसे निकाला जाएगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये हमारे पास r cos थीटा दे रखा है और ये r sin थीटा दे रखा है, तो इसको क्या करेंगे, स्क्वायरिंग करके क्या करना है, हमें ऐड कर देना है। तो देखिए r को कैलकुलेट करने के लिए इस दोनों को स्क्वायरिंग करके हमें क्या कर देना, ऐड कर देना है। यानी कि कैसे लिखना है, r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस में r स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, एक तरफ का ऐड कर दिया, अब दूसरी तरफ भी ऐड कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, ये b स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई, इसको स्क्वायर कर दिया और ऐड करेंगे इसको स्क्वायर करके a प्लस में b कॉस फाई का होल स्क्वायर। अब ऐड कर देते हैं, तो यहाँ से देखिए, यहाँ तो r स्क्वायर क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, r स्क्वायर कॉमन आएगा तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो क्या हो जाएगा 1। यहाँ आ जाएगा b स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई, और यहाँ हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई प्लस में 2ab कॉस फाई, ये आ जाएगा। इसमें से और इसमें से b स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तो r स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर कॉमन ले लिया तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर फाई प्लस में कॉस स्क्वायर फाई, अब प्लस में क्या बचा, a स्क्वायर और अलग से क्या बचा, 2ab कॉस फाई, ये बचेगा, ये तो 1 हो जाएगा। तो फाइनल रिजल्ट r स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, a स्क्वायर, ये तो 1 ही हो गया, तो b स्क्वायर प्लस 2ab कॉस फाई, ये आ गया हमारा रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड r स्क्वायर आ गया। तो अब हमें क्या करना है, इंटेंसिटी जो होता है, वो इंटेंसिटी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के, यानी जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड होगा उतना ही ज़्यादा इंटेंसिटी ऑफ रिजल्टेंट वेव होगा। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए, फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए क्या होगा, आई क्या होगा, मैक्सिमम, इंटेंसिटी क्या होगा, मैक्सिमम। इंटेंसिटी तभी मैक्सिमम होगा जो एम्पलीट्यूड क्या होगा, मैक्सिमम, और एम्पलीट्यूड कब मैक्सिमम होगा, जब cos फाई की सबसे ज़्यादा वैल्यू होगी। cos फाई की सबसे ज़्यादा वैल्यू कितनी होती है, 1, तो एम्पलीट्यूड मैक्सिमम कब होगा, जब cos फाई की सबसे ज़्यादा वैल्यू होगी कितनी, 1। अब cos फाई 1 कितने डिग्री पे होता है, तो फाई की वैल्यू हो जाएगी, cos फाई 1 कब होगा, जब फाई की वैल्यू होगी 0, 2 पाई, 4 पाई एंड सो ऑन, यानी कि
जो फेज डिफरेंस होगा वो होगा 2n पाई, पाई का इवन मल्टीपल 2 पाई 4 पाई 6 पाई। तो ये तो हो गया फेज डिफरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए कंडीशन आ गया, फेज डिफरेंस क्या होना चाहिए 2n पाई, और पाथ डिफरेंस क्या होना चाहिए, तो आपको याद रखना है पाथ डिफरेंस किसके इक्वल होता है, लैम्डा अपॉन में 2 पाई इंटू में फेज डिफरेंस। तो पाथ डिफरेंस यहाँ से आ जाएगा लैम्डा अपॉन में 2 पाई इंटू में फेज डिफरेंस क्या है 2n पाई, ये कट जाएगा। तो पाथ डिफरेंस कितना आ जाएगा n लैम्डा, यानी कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए फेज डिफरेंस तो होना चाहिए 2n पाई और पाथ डिफरेंस क्या होना चाहिए n पाई। ये कंडीशन है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का। अब बात कर लेते हैं फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की अगर हम बात कर लें तो इंटेंसिटी उसमें क्या होगा मिनिमम। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या होगा, रिजल्टेंट वेव का जो इंटेंसिटी होगा वो मिनिमम होगा। और ये मिनिमम कब होगा, जब एम्पलीट्यूड मिनिमम हो। और एम्पलीट्यूड मिनिमम कब होगा, जब कॉस फाई की सबसे कम वैल्यू हो। तो कॉस फाई की सबसे कम वैल्यू कितनी होती है -फाई। और ऐसा कब होगा, जो एंगल कितना हो, पाई हो, 3 पाई हो, 5 पाई हो एंड सो ऑन, यानी कि जो फेज डिफरेंस है वो पाई का ऑड मल्टीपल हो, यानी 2n - 1 इंटू में पाई हो, 2n - 1 इंटू में पाई हो, ये होगा फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस तो ये हो गया 2n - 1 इंटू में पाई। अब पाथ डिफरेंस कितना होगा, पाथ डिफरेंस निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लैम्डा अपॉन में 2 पाई इंटू में फेज डिफरेंस। तो पाथ डिफरेंस कितना हो जाएगा, लैम्डा अपॉन में 2 पाई इंटू में 2n - 1 इंटू में पाई, पाई से पाई कट जाएगा। पाथ डिफरेंस किसके इक्वल हो जाएगा, 2n - 1 लैम्डा बाई 2। ये है कंडीशन फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कि पाथ डिफरेंस तो होना चाहिए, फेज डिफरेंस तो होना चाहिए 2n - 1 लैम्डा पाई, और पाथ डिफरेंस क्या होना चाहिए 2n - 1 लैम्डा बाई 2। दिस इज कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा है एक्सप्रेशन फॉर फ्रिंज विड्थ इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। हमें फ्रिंज विड्थ का एक्सप्रेशन निकालना है। फ्रिंज विड्थ क्या होता है, दो लगातार ब्राइट या दो लगातार डार्क के बीच का जो सेपरेशन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, फ्रिंज विड्थ। तो हमने ये डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट ले लिया है, इसके भी ये A है और ये B है, इसके बीच का सेपरेशन कितना है D। अब यहाँ से लाइट निकला तो A से कुछ लाइट P पे पहुँचेगा और B से कुछ लाइट P पे पहुँचेगा स्क्रीन पे। ये स्क्रीन है, ये स्क्रीन पे A से भी लाइट कुछ जा रहा है, B पर भी लाइट जा रहा है। तो P पॉइंट जो है ये ब्राइट बनेगा या डार्क बनेगा, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि पाथ डिफरेंस कितना है। तो सबसे पहले हमें निकालना होगा पाथ डिफरेंस। तो उसके लिए हम क्या कर देते हैं, ये सेंटर है, ये O है और सेंटर से P का डिस्टेंस कितना है, X है। और ये कितना हो जाएगा, ये पूरा D है तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा D/2। ये पूरा D है तो D/2 ये होगा, ये भी क्या हो जाएगा D/2। अब हमें P पॉइंट ब्राइट या डार्क है, हमें इसके लिए क्या निकालना होगा, पाथ डिफरेंस क्या है P पे। तो पाथ डिफरेंस जो होगा वो कैसे निकालेंगे, ज़्यादा पाथ माइनस कम पाथ। ज़्यादा पाथ कौन सा है, BP का पाथ ज़्यादा है और AP का पाथ क्या है, कम है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, पाथ डिफरेंस। तो हमें यही पाथ डिफरेंस निकालना, उसके बाद ही पता चलेगा पॉइंट P ब्राइट होगा या डार्क, देन हम फ्रिंज विड्थ निकालेंगे। तो पाथ डिफरेंस निकालने के लिए क्या करते हैं, इसमें दो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, एक तो AP का होल स्क्वायर, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर। ये स्क्रीन और स्लिट के बीच का जो डिस्टेंस है वो कैपिटल D है। तो AP स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, D स्क्वायर प्लस में इसका ये डिस्टेंस कितना होगा, x - D/2, x - D/2 का होल स्क्वायर। तो AP का स्क्वायर हो जाएगा D स्क्वायर प्लस में x स्क्वायर प्लस D स्क्वायर बाई 4 माइनस XD। उसी तरह से आप बताइए BP का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये पूरा BP का स्क्वायर क्या हो जाएगा, अगेन बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर ये हो जाएगा x प्लस D/2। तो x प्लस D/2 का होल स्क्वायर। तो BP का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास D स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस D स्क्वायर बाई 4 प्लस में 2AB करेंगे तो XD आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, इसमें से इसको माइनस करना है। ये 1 है, मान लीजिए ये 2 है, तो BP स्क्वायर में से हमें
ए पी स्क्वायर को क्या करना माइनस, तो इसमें से माइनस करें तो ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये दोनों ऐड हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 2xd हो जाएगा। इसमें आइडेंटिटी लगा देंगे तो बी पी प्लस ए पी इंटू में क्या आ जाएगा बी पी माइनस का ए पी इज इक्वल टू 2xd। तो यही तो हमारा पाथ डिफरेंस है, तो पाथ डिफरेंस किसके इक्वल हो गया 2xd अपॉन में ये नीचे चला जाएगा bp प्लस में ap। ये जो bp और ap है ये काफ़ी पास पास में होता है, यानी कि अगर ये a है तो यहाँ पर होता है बिल्कुल p और ये वाला पॉइंट होता है p। तो ap और bp ये लगभग क्या होता है बराबर, वो भी किसके इक्वल होता है d के इक्वल होता है। तो ap और bp को अप्रॉक्सीमेट हम d के इक्वल लिख सकते हैं क्योंकि ये काफ़ी पास पास होता है। तो पाथ डिफरेंस हमारा क्या आ जाएगा 2xd अपॉन में कैपिटल D प्लस कैपिटल D, ये 2d आ जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, हमारा पाथ डिफरेंस कितना आ गया xd अपॉन में कैपिटल D। यही सबसे मेन है, पाथ डिफरेंस हमने निकाल लिया xd अपॉन में d। देखिए पाथ डिफरेंस आ गया, तो अगर p पॉइंट ब्राइट होगा है ना, तो इफ p जो होगा p इज ब्राइट, अगर पॉइंट P ब्राइट होगा तो वहाँ पर का जो पाथ डिफरेंस है वो किसके इक्वल होगा n लैम्डा के इक्वल होगा, यानी xd अपॉन d किसके इक्वल हो जाएगा n लैम्डा के। तो x किसके इक्वल हो जाएगा n लैम्डा d अपॉन में d। तो ये जो आ गया पोजीशन आ गया nth ब्राइट का, पोजीशन ऑफ nth ब्राइट, जो स्क्रीन पे ब्राइट सब बनेगा वो nth ब्राइट का पोजीशन आ गया। n की जगह 1 डाल देंगे तो फर्स्ट ब्राइट आ जाएगा लैम्डा d अपॉन d, ये पोजीशन ऑफ फर्स्ट ब्राइट आ गया, पोजीशन ऑफ फर्स्ट ब्राइट ऑन स्क्रीन। और n की जगह 2 डालेंगे तो क्या आ जाएगा सेकेंड ब्राइट का पोजीशन 2 लैम्डा d अपॉन में d, ये क्या आ गया पोजीशन ऑफ सेकेंड ब्राइट, पोजीशन ऑफ सेकेंड ब्राइट, ये आ गया स्क्रीन पर जो सेकेंड ब्राइट बनेगा उसका पोजीशन आ गया। तो जो फ्रिंज विड्थ होता है, जो बीटा होता है, वो दो लगातार ब्राइट या दो लगातार डार्क के बीच का डिस्टेंस होता है। तो हम दो लगातार ब्राइट निकाल चुके हैं, तो उसके बीच का जो सेपरेशन होगा वही क्या होगा हमारा फ्रिंज विड्थ होगा। तो बीटा किसके इक्वल हो जाएगा x2 माइनस x1, यानी 2 लैम्डा d अपॉन में d माइनस लैम्डा d अपॉन में d। तो फ्रिंज विड्थ क्या आ जाएगा लैम्डा d अपॉन में d आ गया। आप यही एक्सप्रेशन दो डार्क को लेके भी कर सकते हैं, उसमें भी सेम रिजल्ट आएगा। मान लो p ब्राइट ना हो के क्या हो जाए डार्क, p ब्राइट ना हो के डार्क होगा तो पार्ट डिफरेंस कितना हो जाएगा उसका 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2 हो जाएगा। तो इस केस में आप बताइए यहाँ से 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2, तो x d अपॉन में d किसके इक्वल हो जाएगा 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2। तो x किसके इक्वल होगा 2n माइनस 1 लैम्डा d अपॉन में 2d। n की जगह तो हो गया पोजीशन ऑफ nth डार्क, n की जगह 1 डालेंगे तो फर्स्ट डार्क आ जाएगा, कितना आ जाएगा 3/2 लैम्डा d अपॉन d। n की जगह 2 डालेंगे तो सेकेंड डार्क आ जाएगा, तो यह आ जाएगा 5/2 लैम्डा d अपॉन d। अब फ्रिंज विड्थ जो होता है दो लगातार ब्राइट या दो लगातार डार्क के बीच का सेपरेशन, तो x2 माइनस x1 करेंगे तो कितना आ जाएगा 5/2, ये लैम्डा d अपॉन d तो कॉमन ही हो जाएगा, 5/2 माइनस 3/2 कितना बचेगा 1 बचेगा। तो अगेन फ्रिंज विड्थ क्या आ गया लैम्डा d अपॉन में d, यानी दोनों केस से सेम रिजल्ट आएगा, चाहे दो ब्राइट को माइनस करो या दो डार्क के पोजीशन का सेपरेशन निकालो, उसी को हम बोलते हैं फ्रिंज विड्थ। अब ये जो फ्रिंज विड्थ है दो तीन बातों पर डिपेंड कर रहा है, किस पे डिपेंड कर रहा है सेपरेशन बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन d पे, डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट पे डिपेंड कर रहा है और वेवलेंथ पे डिपेंड कर रहा है, यानी अलग अलग कलर का फ्रिंज विड्थ भी क्या होगा अलग अलग होगा। और एक बात, अगर पूरे YD यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को हम किसी मीडियम में उठा के रख देंगे तो उसका वेवलेंथ चेंज होगा, और फ्रिंज विड्थ अगर मीडियम में निकाला जाए तो क्या हो जाएगा लैम्डा क्या हो जाएगा लैम्डा अपॉन में म्यू, और ये d और d सेम रहेगा, तो फ्रिंज विड्थ इन मीडियम क्या हो जाएगा लैम्डा d अपॉन में म्यू, यानी फ्रिंज विड्थ इन मीडियम क्या हो जाएगा फ्रिंज विड्थ इन एयर अपॉन में म्यू। यानी पूरे एपरेटस को उठाकर अगर हम किसी मीडियम में डाल देंगे तो उसका फ्रिंज विड्थ भी क्या होगा उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा।